नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आपका काम भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। थंबनेल देख के तो आप समझ ही चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड ही मैं आज अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह से हम ऑडिट का डेटा रेडी करते हैं और सीए को क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह का कुछ मैंने एक्सेल शीट बनाया हुआ है, जिसमें आप यहाँ ऊपर चाहे तो अपने फर्म का नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम चेकलिस्ट देखेंगे कौन कौन से चीज़ें को हमको चेक करनी है, किस सोर्स के आधार पर चेक करनी है। हम एक एक जैसे हम एक टॉपिक को चेक करेंगे उसको हम टिक कर लेंगे कि हम ये काम हमारा कंप्लीट हो गया है। सीए को क्या देना है वो हम यहाँ पर टिक मार्क कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमें चेक करना होता है वो होता है हमारा ओपनिंग बैलेंस। जो भी आपका ऑडिट का डेटा है, सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिएगा उसका ओपनिंग बैलेंस सही है कि नहीं है। ओपनिंग बैलेंस आप कहाँ से चेक करेंगे? तो देखिए, जनरली तो 99% ऐसा होता है कि आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो सही होता है, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर में हम काम करते रहते हैं, आपने अगर आपने डेटा को स्प्लिट कर लिया है तो आपका डेटा करेक्ट ही होगा। फिर भी ज़्यादा सबसे अच्छा ये चीज़ है कि आपके पास जो ऑडिट रिपोर्ट है पुरानी फाइनेंशियल ईयर की, उसके साथ आप अपने ओपनिंग बैलेंस जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका डेटा चेक कर लें। और इसके साथ एक पैसे का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये चेक कर जैसे ही आप कर लेंगे तो आप यहाँ पे टिक मार्क कर ले सकते हैं कि भाई ये काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। सीए को इससे रिलेटेड क्या देना था? सीए को इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं देना होता है। क्यों? क्योंकि सीए के पास ऑलरेडी ये डेटा उनके पास होता है, ऑडिट रिपोर्ट उनके पास होती है। आप जब भी जो डेटा देते हैं ना, तो वो अपने पुराने जो ऑडिट रिपोर्ट है उनके साथ सबसे पहले वो यही काम करते हैं कि वो ओपनिंग बैलेंस चेक करते हैं। तो इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको कुछ नहीं देना। ठीक है। चलिए अगले टॉपिक को बढ़ते हैं कि हमको क्या चेक करना होता है। तो हमको चेक करना था सेल्स। ठीक है। तो एक काम करता हूँ कि मैं अपना कोई डेटा भी ओपन कर लेता हूँ इसके साथ, ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है। चलिए एक फर्म का मैं ये डेटा ओपन कर लिया है। तो हमको एक काम करते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे हमको एक साइड से हम एक साइड से एक हेड को कंप्लीट करते जाना है। ठीक है। तो ये होता है हमारा सेल्स। तो सेल्स से रिलेटेड हमको क्या क्या चेक करना है? तो हमारा जो सेल्स है ना, उससे हमको सबसे पहले टर्नओवर को सबसे पहले हमको मैच करना है अपने जीएसटी के साथ, कि जीएसटी के पोर्टल पे हमारा क्या सेल्स दिखा रहा है। ये आप कैसे चेक करेंगे? देखिए, जीएसटी का अगर आईडी पासवर्ड आपके पास हो तो आप ये बहुत आसानी से चेक कर सकते हो। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करना है। ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि आपको जीएसटी का जीएसटी के साइट से आपको अपना सेल्स कैसे मैच करना होता है। तो इसके लिए मैं चले जाता हूँ जीएसटी की साइट पे। देखिए, जैसे ही आप जीएसटी की साइट ओपन करेंगे ना, तो डैशबोर्ड पे आपको जाना है। यहाँ पे डैशबोर्ड के नीचे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है फाइनेंशियल ईयर। तो हमको फाइनेंशियल ईयर चाहिए 22-23 का। हमारा टर्नओवर कितना, तो यहाँ पे देखो कैलकुलेट करके ऑटोमेटिक आया था कि हमारा टर्नओवर जो दिखा रहा है जीएसटी की साइड पे वो है ये अमाउंट। तो इस अमाउंट के साथ हमको मैच करना है अपना जो बुक्स में जो सेल्स का अमाउंट दिख रहा है, टर्नओवर दिख रहा है उसको। ठीक है। अगर आपके पास जीएसटी का रिटर्न आप कहीं और से फाइल करवाते हैं तो वहां से आप स्क्रीनशॉट मंगा लीजिए या उनसे पूछ लीजिए कि कितना टर्नओवर दिखा रहा है जीएसटी पे। ठीक है। चलिए तो मैं इसको कट कर लेता हूँ, कट यहाँ से। तो अब यहाँ पे एक दो बातें हो सकती है, या तो आपका जीएसटी का जो टर्नओवर दिखा रहा है जीएसटी की साइड पे और जो आपका बुक्स में दिखा रहा है सेल्स, वो दोनों बराबर मैच हो जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा करेक्ट। दूसरा चीज ये हो सकता है कि आपके पास जीएसटी के साइट पे जो टर्नओवर दिखा रहा है और आपके बुक्स में जो टर्नओवर है उसमें हो सकता है मिसमैच। तो आपको क्या करना है, आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा कि इसमें मिसमैच क्यों है।
तो इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहले आप उसके बाद क्या करना है, आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। और सीए को क्या होता है, अगर आपको जीएसटी है तो जीएसटी की, अगर देखो मोस्टली क्या होता है कि जहां से आप ऑडिट कराते हैं कि जीएसटी की रिटर्न भी 90% उन्हीं के पास से ही जाता होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जीएसटी का जो भी मेंटेन करते हैं कि कोई अदर सीए के पास या कोई अदर टैक्स कंसल्टेंट के पास होता है, तो वहां से आपको क्या करना है, जहां पे आप ऑडिट करवा रहे हैं उनको क्या करना है, आईडी पासवर्ड दे देना है। वो वहां से अपना सेल जो है आपका मैच कर लेंगे जीएसटी की साइड से। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करेंगे तो आपको क्या होना, जीएसटी जो आपको सीए को देना होगा, आपको क्या देना होगा, रिकंसिलिएशन का स्टेटमेंट देना होगा उनको। ठीक है, ये दो काम आपको करना है। इसके साथ ही आपको क्या चेक करना है, अगर आपका जो बिजनेस का टर्नओवर है अगर वो 10 करोड़ से ऊपर है तो आपको एक चीज करना है, वो चेक करना है आपका टीसीएस। इसमें टीसीएस क्या चेक करना है कि देखिए, अगर आपने किसी पर्टिकुलर बंदे को, अगर आपका पहले 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होना चाहिए और किसी को आपने सेल किया, उससे आपको 50 लाख से ऊपर का रिसीप्ट मिलता है, तो आपको उससे टीसीएस कलेक्ट करना होता है। तो ये आपको चेक करना है कि इस तरह आपके पास कोई लाइबिलिटी बनती है तो आप उसने इस तरह के लाइबिलिटी फुलफिल की है कि नहीं की है। और इससे रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट हमको सीए को प्रोवाइड करना होता है। तो हम आगे देखेंगे कि वो डॉक्यूमेंट क्या क्या प्रोवाइड करना है, तो वो आगे अलग से देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसको हमें देखना होता है, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। तो देखिए, क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है दो तरीके का। या तो वो सामने वाला बंदा है, जो सामने वाला अपना व्यापारी है, वो क्लोजिंग स्टॉक को मेंटेन करता होगा या मेंटेन नहीं करता होगा। अगर वो मेंटेन नहीं करता है तो फिजिकल स्टॉक उनसे लेना पड़ेगा कि भाई फिजिकल स्टॉक आपका कितना है उतना बता दीजिए, तो वो स्टॉक आप रख यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है, और सीए को भी इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल नहीं देनी पड़ती। एक्चुअली में सीए क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड जो होता है, सीए जो क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड होता है ना, वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में ये मेंशन करता है कि जो उसने क्लोजिंग स्टॉक लिखी है वो प्रोपाइटर जो होता है उसके डिक्लेरेशन के हिसाब से लिखी है, जो डिक्लेयर करके प्रोपाइटर ने दिया है। ठीक है, तो इसलिए उसको भी कोई ऐसा रिकॉर्ड रखना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पर्सनली जाके तो चेक नहीं करेगा जो व्यापारी है उसके यहाँ पे। इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको कुछ नहीं देना है। दूसरा ये हो सकता है कि वो क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करता हो। तो अगर वो क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करता होगा तो आपको क्या चेक करना है इसमें कि उसका कहीं कोई स्टॉक नेगेटिव तो नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड वीडियो ना मैं GSTR 1 टेली प्राइम से कैसे फाइल करते हैं उसमें भी बता चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन के में डाल दूंगा, तो आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपका अगर कोई स्टॉक मेंटेन करता है तो आपको कैसे चेक करना है। तो इसके लिए चलते हैं हम टेली प्राइम पे। अब यहाँ पे हमको जाना होगा, बैक आते हैं और यहाँ पे जाते हैं डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट पे। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे हम एक्सेप्शन रिपोर्ट्स पे। यहाँ पे आने के बाद हम जाएंगे नेगेटिव स्टॉक पे। तो देखो यहाँ पे किसी मंथ में कोई स्टॉक नेगेटिव है तो हमको वो देखना पड़ेगा कि क्यों नेगेटिव है। एक्चुअली में जितना हम परचेज करते हैं उससे ज़्यादा स्टॉक हम सेल कर नहीं सकते। ठीक है ना, तो हो सकता है कोई ना कोई मिस्टेक हुई हो। तो यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कोई स्टॉक नेगेटिव दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है, तो उसको हम करेक्ट करने की जरूरत होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको स्टॉक निगेटिव दिखाएगा, वहां पे क्या होता है, यहाँ पे आपको दिखाएगा मंथ वाइज निगेटिव। मतलब मान लो किसी मंथ में मान लो 15 तारीख को, फरवरी 15 को आपको कोई स्टॉक नेगेटिव हुआ, लेकिन आपने 16 तारीख को या 17 तारीख को 18 तारीख को कभी आपने परचेस कर लिया, तो स्टॉक वापस से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो यहाँ पे नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको कहाँ देखना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा डे वाइज कोई स्टॉक जो है वो नेगेटिव हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, उसके चलते हैं स्केप करते हैं यहाँ पे चलते हैं वापस बैक आके एनालिसिस में, एनालिसिस और वेरिफिकेशन में। यहाँ चलते हैं हम डेटा एनालिसिस में। यहाँ पे हम नीचे आते हैं वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रेस करना है F10। जैसे ही आप F10 प्रेस करेंगे उसके बाद इस तरह का डेटा हमारे पास आ जाएगा कि किसी पर्टिकुलर डे में
अगर हमारे पास कोई स्टॉक नेगेटिव है तो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। तो इस तरह का कोई स्टॉक नेगेटिव हुआ है तो हमें वो चेक करना होता है और उसे करेक्ट करना होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं कि अपने किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड हमारा जो आइटम है वो हमारा करेक्ट हो गया, और इससे रिलेटेड भी हमको कोई डॉक्यूमेंट सीए को ऐसा कोई प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा जो नेक्स्ट आइटम है वो हमारा होता है परचेज। अब परचेज को आपको कैसे मैच करना है? परचेज को देखिए, आप जब भी हर मंथ जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं तो आप टू बी के साथ मैच करते होंगे, तो ऑटोमेटिक आपका परचेज मैच होते हुए आ जाता है। ठीक है, दूसरा क्या करना है आपको? आपको हर मंथ क्रेडिटर के साथ अपना लेजर मैच मैच कर लो। मंथली आपके साथ क्रेडिटर का लेजर मैच करना नहीं हो पाता तो आप साल के एंड में अपने क्रेडिटर के साथ लेजर मैच कर लो, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका परचेस का काम कंप्लीट हो जाएगा, आपका परचेस सारा मैच हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको क्या डॉक्यूमेंट देने होते हैं सीए को? सीए को आपने आईडी पासवर्ड दे दिया है अगर आपने जीएसटी का, तो वो उससे जाके मैच कर सकता है अपना परचेज का जो भी आपका डिटेल है। दूसरा नहीं तो क्या है, एआई टीआई से उसके पास उनके पास होता है, तो वो उसकी रिपोर्ट के आधार पे वो मैच कर सकते हैं आपका परचेज के रिपोर्ट को। ठीक है, चलिए। अच्छा, परचेज से रिलेटेड भी एक प्रोविजन है जिसमें आपको क्या होता है, टीडीएस काटना होता है। अब आपका टर्नओवर, जो बिजनेस है जिसका ऑडिट आप करा रहे हैं, अगर उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, तो आपने अगर किसी से 50 लाख से ऊपर का परचेस कर लिया है तो उसको जो पेमेंट करेंगे वो टीडीएस काट के करेंगे। तो अगर इस तरह की कोई लाइबिलिटी है तो हमको ये चेक करना होगा कि इस तरह के लाइबिलिटी को हमने फुलफिल किया है कि नहीं किया, हमने सबका टीडीएस काटा है कि नहीं काटा है। ठीक है, इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी हमको सीए के देने होते हैं जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा परचेज भी हो गया है कंप्लीट। ट्रेडिंग एंड लॉस में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। तो मोस्टली जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो हमारा होता है ट्रांसपोर्टर से रिलेटेड। तो ट्रांसपोर्टर से रिलेटेड जो एक्सपेंस है उसमें हमें ये चेक करना होगा कि हमने किसी का सारे ट्रांसपोर्टर का टीडीएस बराबर काटा है कि नहीं काटा है। आपको पता ही होगा कि अगर हमने किसी ट्रांसपोर्टर को एट अ वन टाइम किसी एक बिल के अगेंस्ट में 30,000 रुपए से अधिक का पेमेंट किया तो हमको टीडीएस काटना होता है, या पूरे साल में उससे हमने 1 लाख रुपए से अधिक का काम किया है तो हमको टीडीएस काटना होता है। तो हमको यही चेक करना है सारे ट्रांसपोर्टर के केस में हमने टीडीएस काटा है कि नहीं काटा है। और अगर इस टाइप की लाइबिलिटी है तो वो ट्रांसपोर्टर क्या होता है कि अगर उसके पास 10 गाड़ी से कम है तो वो ट्रांसपोर्टर एग्जेम्प्ट होता है टीडीएस काटने से। लेकिन उनसे क्या होता है, हमें एक डिक्लेरेशन लेना होता है सेक्शन 194C6 के अंदर। तो अगर हमने किसी ट्रांसपोर्टर का टीडीएस नहीं काटा है, अगर वो टीडीएस काटने की लाइबिलिटी के अंदर आता है तो उससे हमको क्या होगा, डिक्लेरेशन लेना होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें कंप्लीट करनी है अपने ऑडिट डेटा को फाइनल करने के लिए। और टीडीएस से रिलेटेड हमको उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने सीए को, और डिक्लेरेशन भी देना है। अगर हमने किसी ट्रांसपोर्टर का टीडीएस नहीं काटा है तो उससे रिलेटेड डिक्लेरेशन भी हमको सीए को प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा मोस्टली ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हमारे पी&एल पे। अब यहाँ पे हमारा पहला आइटम आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसमें हमको सबसे पहले क्या देखना था, हमें सारे एक्सपेंसेस पे जहां जहां टीडीएस काटने की लायबिलिटी हमारी बनती है वहां पे हमने टीडीएस काटा है कि नहीं काटा है। ठीक है, ये चेक करने के बाद हम सारे एक्सपेंसेस को जिस वाउचर के थ्रू या जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू हमने रिकॉर्ड किया उसको एक बार रिकंसाइल करना, एक बार उसको चेक कर सकते हैं। तो उसको एक बार चेक कर लेना होता है। और आप सीए को क्या देना होता है, तो आपको टीडीएस से रिलेटेड जानकारी, उसको जिस किस्म का टीडीएस काटा है उससे रिलेटेड जानकारी हमको सीए को देनी होती है। दूसरा, आप चाहें तो एक्सपेंस से रिलेटेड फाइल जो भी होती हैं, वो अगर आपकी फर्म बहुत छोटी है, छोटी फाइल है, तो आप एक्सपेंस से रिलेटेड फाइल आप सीए को दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये आइटम भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा होता है डायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम में मोस्टली हमारा जो होता है वो होता है डिस्काउंट होता है,
इंसेंटिव होते हैं। तो अगर आपने क्रेडिटर के साथ लेजर मैच किया है तो इस तरह का आपका जो इनडायरेक्ट इनकम है वो भी आपका मैच हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनडायरेक्ट इनकम में जो जो इनकम है उसको चेक कर सकते हैं। कई लोग जनरली क्या होता है कि सेल्स के जो भी उनका चेक बाउंसेस होते हैं उसके ऊपर भी वो चार्जेस कलेक्ट करते हैं, तो उनको भी चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, ये अपना कंप्लीट होने के बाद अब हम हमारा मोस्टली जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम अपने बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट में हमारा पहला आइटम है कैपिटल। तो कैपिटल में हमें क्या करना होता है? कैपिटल में सबसे पहले जो अपनी पुरानी एडजस्टमेंट एंट्री है, कई बार क्या होता है कि आपकी पुरानी एडजस्टमेंट एंट्री की नहीं होती है तो वो आगे ओपनिंग होता हुआ आता है। तो हमको ओपनिंग एडजस्टमेंट एंट्री को कंप्लीट करनी है। उसके बाद हमको देखना है कि हमने विड्रॉल को बराबर से एंट्री की है कि नहीं। उसके बाद हमने कुछ पर्सनल जो एक्सपेंसेस है, पर्सनल रिलेटेड जो एक्सपेंस है वो हमने कैपिटल से डिडक्ट किया है कि नहीं। तो ये सब चीजें हमें देखनी होती है। सीएसओ इससे रिलेटेड सीए को कोई भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट नहीं देना होता है। अगर आपने कोई कैपिटल रिसीव की है कोई बड़े अमाउंट तो ही आपको देना होता है। अदरवाइज आपको नॉर्मल केस में कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं देना है, वो एंट्री के साथ ही वो चेक कर लेगा। अगर जैसे कि आपने कोई इंट्रोड्यूस किया है, कोई पैसा इंट्रोड्यूस किया कैपिटल में, बिजनेस में आपने पैसा लगाया है, तो वो सोर्स और डॉक्यूमेंट मंगा सकता है कि वो किस सोर्स से आपने यहाँ पे पैसा डाला हुआ है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट मंगा सकता है। अदरवाइज आपके कॉमन कैपिटल में कुछ भी ऐसा अदर ट्रांजेक्शन नहीं है कैपिटल रिसीव के हिसाब से, तो ऐसा कोई मेजर कोई सीए को कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करना होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट आइटम पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ड्यूटी एंड टैक्सेस, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और अनक्लेम्ड आईटीसी, ये तीनों चीजों को मैं एक साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इससे रिलेटेड वीडियो ना मैं इससे पहले भी बना चुका हूँ, जैसे कि आपको टू बी के साथ अपने बुक्स को कैसे मैच करना है, थ्री बी ऑनलाइन रजिस्टर थ्री बी ऑनलाइन आपको कैसे फाइल करना होता है, और ड्यूटी एंड टैक्सेस को कैसे एडजस्टमेंट करना है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को कैसे बुक्स अपने जीएसटी के पोर्टल से मैच करना है, अनक्लेम्ड आईटीसी को कैसे रिकॉर्ड करना होता है। तो इससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, ड्यूटी एंड टैक्सेस क्या होता है, यहाँ पे आप जाएंगे करंट लायबिलिटी में, तो ड्यूटी टैक्सेस, तो मेरी प्रैक्टिस क्या होती है, देखिए, तो मैं हर महीने अपनी ड्यूटी एंड टैक्सेस को थ्री बी जब हम फाइल करते हैं उसके बाद टैक्स एडजस्टमेंट एंट्री मार के मैं खत्म कर देता हूँ। लेकिन जनरली कई अकाउंटेंट ऐसा करते हैं कि वो ड्यूटी टैक्सेस को छोड़ देते हैं, और यहाँ पे क्या रहता है कि अगर उनका कोई लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में दिखती रहेगी, और कोई अगर उनको आईटीसी लेनी है तो वो डेबिट साइड में दिखती रहेगी। लेकिन मैं क्या जनरली क्या करता हूँ, मैं अपने थ्री बी के साथ टैक्स एडमिशन एंट्री मार देता हूँ, तो मेरा हर महीने का जो टैक्स एंड ड्यूटी एंड टैक्सेस है वो हमेशा क्या होता है, जीरो हो जाता है। अगर मुझे कोई आईटीसी लेनी है तो वो मुझे कहाँ दिखेगी, करंट एसेट में आईटीसी अनक्लेम्ड में दिख जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि अनक्लेम्ड आईटीसी मुझे इतनी लेनी है, तो ये मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूंगा। और दूसरा मैं मैच कर लूंगा अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, तो मैं यहाँ यहाँ देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जीएसटी के पोर्टल पे जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है वो इतना अमाउंट दिखा रहा है। तो हमको ये चीजें मैच करनी होती है। तो ये अगर आप मैच कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। तो ये हमारा ये चीज भी कंप्लीट हो गया, और इससे रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट हमें सीए को कुछ नहीं देना होता है, वो खुद भी जीएसटी के पोर्टल से ये सब चीजें मैच कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट आइटम पे आता है हमारा प्रोविजन। तो हमको देखना है कि हमने ओपनिंग जो भी हमारा ओपनिंग प्रोविजन था, जो मैंने पुराने साल की जो प्रोविजन थी, उसको ओपन करके आप उसकी ओपनिंग को देख लीजिए कि उस प्रोविजन का हमने पेमेंट किया है कि नहीं किया है। और नया प्रोविजन जो भी इस साल का प्रोविजन है, क्लोजिंग प्रोविजन, उसको आप क्रिएट कर लीजिए, उसकी एंट्री कर लीजिए। जैसे कि ऑडिट फीस हो गया, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है जिसका पेमेंट, जो बिल हमें आया है जिसका पेमेंट हमें नेक्स्ट मंथ जो अप्रैल में करना होगा, सैलरी पेबल है, तो इस तरह की एंट्री आप कर सकते हैं। तो इन सब एंट्री को आप चेक कर लीजिए।
लेकिन आपने जो क्लोजिंग प्रोविजन बनाया होगा ड्यूटी एंड टैक्सेस का, जैसे कि जीएसटी पेबल का कोई होगा या आरसीएम रिलेटेड कोई होगा, तो वो चालान को टीडीएस पेबल जैसे कोई रिलेटेड आपने प्रोविजन बनाई है, तो वो चालान को मांग सकता है कि उसने आपने ऑडिट कराते से पहले तक ऐसे कुछ ड्यूटी की लाइबिलिटी आपकी बनी हुई है जो आपने पेबल कर रखा हुआ है, उसको आपने पे किया है कि नहीं किया है, उसका चालान की कॉपी आपसे मांग सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम पे, वो है सिक्योरिटी लोन। अगर कोई सिक्योर्ड लोन आपने लिया है फर्म में, तो उसका आपको क्या है, स्टेटमेंट लेना होगा। वो स्टेटमेंट के साथ अपने डेटा को मैच कर लीजिए कि उसका क्लोजिंग बैलेंस आपका बुक्स के साथ बराबर मैच है कि नहीं है। ठीक है, और वो स्टेटमेंट, सिक्योर लोन का स्टेटमेंट जो होता है वो आपको सीए को प्रोवाइड करना होता है। इसके बाद जो हमारा आता है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर के साथ हमको क्या करना है, हमको अपने लेजर को मैच कर लेना है। अगर उसने कुछ डिस्काउंट दिया है या स्कीम इंसेंटिव दिया है, कोई टर्नओवर डिस्काउंट दिया है, तो वो हमें बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्या होता है कि आप अगर आपका लेजर मैच है तो कुछ पीडीएफ उसका डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड अपने पास पेन ड्राइव में रख लीजिए, और उस कुछ पीडीएफ को, या आपके पास सारे क्रेडिटर के लेजर आपके सारे मैच है, तो उसको आप क्या करिए, सीए को दे दीजिए। तो आपके वो जो भी क्रेडिटर है उनके साथ वो बैलेंस को मैच कर लेगा, उससे लेजर को, उसके क्लोजिंग बैलेंस को मैच कर लेगा। इसके बाद क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है हमारे बुक्स में ना सस्पेंस रह जाते हैं, तो हमें ये देखना है कि हमारे बुक्स में कोई सस्पेंस ना रहे सकते। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमें चेक करना है वो होता है हमारा फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में हमको क्या देखना होता है कि फिक्स एसेट में सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि हमने सब पे डेप्रिसिएशन रेट सही लगाया है कि नहीं लगाया है। ठीक है, तो हमें डेप्रिसिएशन की एंट्री सही करनी होती है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ फिक्स एसेट को हम सेल कर लेते हैं, तो हमको ये चेक करना था कि कोई फिक्स एसेट हमने सेल किया है कि नहीं किया है। अगर ये सेल किया होगा तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट हमको क्या होता है, सीए को प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, अगर कोई फिक्स एसेट मतलब जैसे कि अब मान लो कि आपने कोई जमीन वगैरह बेचा है, तो उससे रिलेटेड क्या सेल डीड वगैरह है, सेल डिटेल वगैरह है, तो हमको सीए को प्रोवाइड करना है। उसके बाद हमारे डेटर में, देखिए अगर नॉर्मली क्या होता है कि आपने बी टू बी, आपके सारे डेटर है बिजनेस टू बिजनेस, अगर आपको बिजनेस पे ही सेल करते हैं तो आपके तो लेजर मैच हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि अगर बी टू सी अगर आपका सेल ज्यादा है, तो आपके सारे लेजर मैच होना इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है, और लगभग नहीं होता है। ठीक है, तो आपको जनरली जितने लोगों का लेजर मैच हो सके उतने लोगों का लेजर मैच करना है। कई लोगों में क्या होता है कि कई लोगों का बैलेंस 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए ऐसा दिखता रहता है, तो आप व्यापारी के साथ मिलकर ये बात कर सकते हैं कि इतने छोटे छोटे अमाउंट को हम डिस्काउंट देके खत्म भी कर सकते हैं, या राउंड ऑफ में खत्म कर सकते हैं। तो एक काम ये आप कर लीजिए। दूसरा, अगर कई लोगों का बैलेंस, डेटा का बैलेंस ऐसा होता है जो हमारे क्रेडिट साइड में दिखता रहता है, मतलब उसने ज्यादा पेमेंट कर दिया है, तो आप डेटर एडवांस अगेंस्ट डेटर एक लेजर बना के उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, और डेटर से रिलेटेड अगर कोई लेजर आपका मैच है, तो कुछ लेजर का पीडीएफ आप अपने पेन ड्राइव में सेव कर लीजिए, और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आप सीए को प्रोवाइड कर दीजिए जो आपके डेटर से जिसका इनका लेजर मैच है। इसके बाद जो हमें चेक करना है वो हमारा कैश इन हैंड। अब देखिए, इसमें आपको कैश इन हैंड में क्या चेक करना है कि सबसे पहले आपको कैश इन हैंड नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसमें हमें दो तरीके से कैश इन हैंड को चेक कर सकते हैं, मंथली वाइज, दूसरा डे वाइज। चलिए इसके लिए चलते हैं हम टैली के डेटा पे। यहाँ पे मैं आता हूँ अपने करेंट एसेट पे, और यहाँ चलते हैं हम कैश इन हैंड पे। ठीक है, जैसे आप कैश इन हैंड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमें मंथ वाइज जो हमारे पास कैश इन हैंड है वो दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कैश इन हैंड क्या दिखा रहा है, एक जगह पे फरवरी में नेगेटिव दिखा रहा है। तो ये नेगेटिव क्यों दिखा रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये करेक्ट करने की जरूरत होगी, ये हमें नेगेटिव नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, तो हमें मंथली वाइज जो भी हमारा कैश इन हैंड है वो हमें चेक करना है, और इससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट हमको सीए को प्रोवाइड नहीं करनी होती है।
वो सबसे पहले यही जाके चेक करेगा कि आपके पास उस पर्टिकुलर मंथ में कभी कोई कैश शॉर्ट तो नहीं हुआ है। इसके बाद हमें चेक करना है जितने भी बैंक अकाउंट जो हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं उनके क्लोजिंग बैलेंस को अपने बुक के साथ मैच करना होता है और इसके स्टेटमेंट हमें सीए को प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें जो देखना है वो है कि हम में इनकम टैक्स के कुछ प्रोविजन को देखना होता है, जैसे कि सेक्शन 269 एसटी, जिसके अनुसार हम किसी से 2 लाख से अधिक का अमाउंट कैश में नहीं ले सकते किसी एक बिल के अगेंस्ट में। वैसे ही सेक्शन 40 सबसेक्शन ए कहता है जिसके अनुसार हम किसी भी खर्चे का पेमेंट 10,000 से अधिक कैश में नहीं कर सकते और यही लिमिट ट्रांसपोर्टर के केस में 35,000 रुपए की है। वहीं सेक्शन 269 एसएस के अनुसार हम किसी से लोन में एज अ लोन 20,000 रुपए से अधिक का अमाउंट कैश में नहीं ले सकते। तो इन प्रोविजंस को हमें ध्यान में रखना है और सीए को, अगर सीए इससे रिलेटेड कोई डिक्लेरेशन हमसे मांगता है तो हमको वो प्रोवाइड करना होगा। उसके साथ टीडीएस और टीसीएस की एंट्री को जो हमारे 26 एएस में दिख रहा है उसके साथ बराबर मैच कर लीजिए। इसके बाद आपके पास एआईस और टीआईएस जो भी उसमें इनकम दिख रही है, जो भी खर्चे दिख रहे हैं उसके साथ अपने उसको बराबर मैच कर लीजिए। ये मैच होने के बाद आपके पास अगर आपके ऑडिटर के पास से आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होता है तो जहां से रिटर्न फाइल होता है वहां से आप टीसीएस, एआईएस और टीआईएस की कॉपी कलेक्ट करके जहां आपको ऑडिट करवाना है उनको आपको प्रोवाइड करना होगा। तो एआईएस और टीआईएस उनको देना होगा आपको। और फाइनली लास्ट में आप सारे बुक जो भी आपके एडजस्टमेंट है उसको पास कर लीजिए, अपने प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर कर लीजिए, जो भी प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्रूड इंटरेस्ट जैसे रिलेटेड कुछ आपके पास एंट्री है उसको पास कर लीजिए। तो इस तरीके से हमारा एक शीट कंप्लीट हो जाता है। हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट शीट की तरफ। चलिए, नेक्स्ट काम आप क्या कर सकते हैं, आप पिछले साल के जो फाइनेंशियल ईयर की प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस है उसको इस साल के फाइनेंशियल अकाउंट्स के साथ इस साल के जो हमारे डेटा है उसके साथ मैच कर सकते हैं कि हमारा पिछले साल टर्नओवर क्या था, इस साल क्या टर्नओवर है, पिछले साल हमारा जीपी क्या था, जो ग्रॉस प्रॉफिट है इस साल हमारा क्या ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, हमारे सारे इनकम पिछले साल क्या थे इस साल कितने हैं, वो पूरे एक एक हेड वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और हमें ये चेक करना चाहिए भी। ठीक है, आप अगर आप टैली में हैं तो इसको भी आप टैली से भी चेक कर सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह के एक्सेल शीट भी बना सकते हैं। टैली में आपको कैसे चेक करना है वो, तो टैली में यहाँ पे आप चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अपना ओपन करिए और यहाँ पे आप करिए ऑल्ट सी। ऑल्ट सी में आपको जो पुराने साल का डेटा चाहिए आपको 1 अप्रैल, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पुराने साल का अपने फाइनेंशियल ईयर का डेट। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और जो पुराना फाइनेंशियल ईयर है उसका डेटा यहाँ पे साथ में खुल गया। तो यहाँ पे आप उसको मैच कर सकते हैं कि हमारे पुराने साल कितना इनडायरेक्ट एक्सपेंस था, इस साल कितना है, हमने जैसे कि पिछले साल किसी हेड में कितना एक्सपेंस बुक किया था, इस साल कितना एक्सपेंस बुक किया हुआ है। तो ये चीज आप टैली में भी चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए, इसके बाद जब मैंने आपको कहा था कि आप टीडीएस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है आपको देना होता है सीए को, तो ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे आप दे सकते हैं। देखिए, जनरली क्या होता है कि जहाँ से ऑडिट कराते हैं वहीं से आपका टीडीएस का रिटर्न ही फाइल होता होगा, तो फिर उनको कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास वो डिटेल होते हैं टीडीएस रिलेटेड। दूसरा केस ये हो सकता है कि आप टीडीएस का जो वर्किंग है कहीं और से कराते हो, टीडीएस रिलेटेड रिटर्न कहीं और से डलवाते हो, तो आप उनसे मांग सकते हैं वो डिटेल। वो डिटेल आपको क्वार्टरली वाइज आपको प्रोवाइड करेंगे और वो आप अपने ऑडिटर को दे दीजिए। तीसरा ये हो सकता है कि आप खुद रिटर्न फाइल करते हो, तो आप इस तरह से एक्सेल शीट बना सकते हैं जिसमें आपने फर्स्ट क्वार्टर में सारे सेक्शन लिख लीजिए और सेक्शन वाइज आपने कितना अमाउंट पे टीडीएस काटा है, कितना अमाउंट है जिस पे आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, कितना टीडीएस डिडक्ट किया है, अगर उसमें क्या आपने लेट इंटरेस्ट पे किया है तो वो लिख लीजिए, आपकी डेट ऑफ फाइलिंग क्या है और क्या रिसिप्ट नंबर है।
तो ये क्वार्टर वाइज आप ये डिटेल रेडी कर सकते हैं। इसी तरह से आप टीसीएस जो होता है उसका डिटेल भी आप रेडी कर लीजिए। ठीक है। अगर अगर आपका पीएफ और ईएसआईसी रिलेटेड कुछ वर्क होता है, पीएफ और ईएसआईसी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, तो पीएफ और ईएसआईसी रिलेटेड आप इस तरह से शीट बना सकते हैं, जिसमें आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, डेट ऑफ पेमेंट, इस तरीके से आप स्टेट एक बना लीजिए। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं रिलेटेड पार्टी में। देखिए, अगर कोई बिजनेस का जो व्यापारी है, बिजनेस का जो प्रोप्राइटर है, अपने रिलेशन में किसी को किसी भी तरह का पेमेंट करता है, उसका डिटेल हमें प्रोवाइड करना होता है। तो इस तरह का डिटेल आप क्या होता है, सीए आपने अगर नहीं भी दिया तो सीए आपसे मांग सकता है, क्योंकि उनको ये इस तरह का डिटेल ऑडिट रिपोर्ट में देना होता है कि क्या किसी प्रोप्राइटर ने, जो बिजनेस का आप ऑडिट कर रहे हैं, उसने अपने किसी रिलेटिव को किसी तरह का कोई पेमेंट दिया है। तो उस तरह का आप डिटेल यहाँ पे बना सकते हैं कि आप उस रिलेटिव आदमी का नाम लिख सकते हैं, उसका पैन नंबर, उसके साथ क्या रिलेशन है, किस तरह का नेचर ऑफ पेमेंट है, कि सैलरी दिया हुआ है, कि इंटरेस्ट में पेमेंट किया है, कि कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, या उसको लोन दिया हुआ है, और कितने अमाउंट का दिया है। तो इस तरह का आप उसको एक्सेल में आप शीट बना सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं क्लॉज 44 में। एक्चुअली में पिछले साल से जो चालू हुआ था क्लॉज 44, जिसमें हमें देना होता है कि हमने जो भी नेचर एक्सपेंस किए हुए हैं वो जीएसटी के रजिस्टर्ड पर्सन को किए हैं या अनरजिस्टर्ड पर्सन को। तो उससे रिलेटेड आप शीट बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि परचेज जीएसटी रजिस्टर्ड आदमी से किया हुआ है या अनरजिस्टर्ड से। इसी तरह आपने फीस ऐसे जो भी अगर ने खरीदा होगा तो आपने रजिस्टर्ड आदमी से परचेज किया है या अनरजिस्टर्ड से। तो इस तरह से आप शीट बना सकते हैं। डिडक्शन का शीट बना सकते हैं कि आपको ये देखना होगा कि जिस पार्टी का आप ऑडिट कर रहे हैं वो ओल्ड रिज्यूम में अपना रिटर्न फाइल करना चाहता है या न्यू रिज्यूम में। अगर वो न्यू रिज्यूम में फाइल करना चाहता है तो तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसको फिर किसी भी तरह का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो ओल्ड रिज्यूम में अपना रिटर्न फाइल करना चाहता है तो उसे एटीसी का डिडक्शन मिलेगा, जैसे कि एलआईसी, ट्यूशन फीस अगर उसने पे किया होगा, कोई हाउसिंग लोन होगा उसका रीपेमेंट किया होगा, तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको सीए को देने होंगे। कोई 80D में मेडिकल इंश्योरेंस लिया होगा तो उसका रिसिप्ट आपको सीए को देना होगा। एनी अदर डिडक्शन होगा उसका डिटेल आपको सीए को देना होगा। ठीक है। तो यहां तक जो हमने देखा वो यहां तक आपका ऑडिट रिलेटेड काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हम जो देखते हैं वो है हमारा अदर इनकम। तो अदर इनकम हो हमारा क्या होता है, ये होता है कि हम जिस फर्म के हम ऑडिट कर रहे हैं उसका पर्सनल रिटर्न फाइल करना होता है, तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी हम तैयार कर लेंगे। जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट, उसमें हमारा बैंक का स्टेटमेंट हमें सीए को देना होता है। कोई शेयर आपने खरीदा बेचा है तो उससे रिलेटेड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करना होगा सीए को। कोई एफडी हो, कोई आरडी हो, कोई प्रॉपर्टी आपने सेल की हो तो सेल डीड आपको देना होगा। हाउस रेंट हो, कोई हाउसिंग लोन स्टेटमेंट है तो वो देना होगा। ठीक है। तो इस तरह से आप पर्सनल रिलेटेड जो भी अदर इनकम होंगी वो डिटेल आपको सीए को देनी होगी। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका ऑडिट और पर्सनल रिटर्न जो उसकी फाइल होनी है वो सारी एक साथ आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है। तो बस यही था कि आपको इस तरीके से आप चाहें तो अपना ऑडिट का जो भी डिटेल है वो रेडी कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि समय से आप अपने ऑडिट की डेटा को समय से प्रिपेयर कर लेंगे। आपके सारे ऑडिट रिलेटेड जितने भी फर्में होंगी सबके ऑडिट रिपोर्ट समय से फाइल हो जाए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।